अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फोस्टरमेंटो। जो हमारा टॉपिक रह गया था स्पाइनल कर्व्स का, वो था काइफोसिस एंड स्कोलियोसिस। उसके अलावा इसमें स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चर का डिफरेंस भी देखेंगे एंड मूवमेंट ऑफ स्पाइन। नेक्स्ट पैराग्राफ में जो टॉपिक है वो है काइफोसिस। अब जो काइफोसिस क्या होता है, जिसमें आपकी एक्सेजरेटेड थोरैसिक स्पाइन होती है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे ये थोरैसिक है और ये जो थोरैसिक है जब ये एक्सेजरेट हो जाएगी, मतलब कि ज़्यादा कर्व में चली जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे कि ये काइफोसिस है। अब जो काइफोसिस है वो हमारे पास कॉन्जेनिटल भी हो सकती है। कॉन्जेनिटल का मतलब ये है कि वो बाय बर्थ प्रेजेंट थी। तो एक जो कंडीशन जिसको हम बोलते हैं कॉन्जेनिटल काइफोसिस, वो हमारे पास इसी वजह से होती है कि वो बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, चाइल्ड्स में होती है, इन्फेंट्स में होती है। उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट एबनॉर्मलिटीज़ हैं जिसके ज़रिए से काइफोसिस जो है वो हो सकती है। कुछ हमारे पास कॉन्जेनिटल कंडीशंस है जो कि काइफोसिस कॉज करती हैं। अब वो जो कॉन्जेनिटल कंडीशन है उसमें आ जाता है ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, इसमें कोलेजन जो फाइबर्स हैं वो जो है वो प्रोडक्शन की कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे पास वर्टिब्रा है वो वीकेंड हो जाती है, मोर प्रोन टू द फ्रैक्चर हो जाती है, और फिर उस वजह से उनकी शेप भी चेंज होती है, जिसकी वजह से काइफोसिस हो सकती है। सेकेंड जिसमें आ जाती है स्पाइनल डिस्टफिज्म, ठीक है, ये भी कंडीशन है, और इसमें भी मस्कुलर इम्बैलेंस, और इसमें भी एक स्पाइनल स्ट्रक्चर नॉर्मल होते हैं जिसमें से कंडीशन आ जाती है। तो अगली चीज़ है वो है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि आपकी जो बोन है वो वीकनिंग की तरफ जा रही होती है। वो पोरोसिस मतलब कि पोर्स बनने का मतलब उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। जब आपकी बोन की डेंसिटी कम होगी तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी, और जब आपकी बोन की स्ट्रेंथ कम होगी तो वो ज़्यादा मोर प्रोन टू द फ्रैक्चर भी होगी और साथ में डिफॉर्मिटी भी होगी। उसके अलावा अगली इन्होंने बताई हुई है शेहरमैन डिज़ीज़। अब जो शेहरमैन डिज़ीज़ होती है, कि हमारे पास एक कंडीशन है जिसमें आपकी वर्टिब्रा सही तरह से नहीं बनी होती, और ये एब्नॉर्मल, इसमें क्या होता है कि आपकी जो ग्रोथ प्लेट है जिसे हम कहते हैं एपिफिज़ियल प्लेट, इसके एब्नॉर्मल बिहेवियर की वजह से आपकी जो वर्टिब्रा है वो प्रॉपर्ली तौर पे जो है वो डेवलप नहीं हुई होती, और वेज शेप आपके पास वर्टिब्रा होती है। और इस सब के रिज़ल्ट में ये होता है कि आपकी जो वर्टिब्रा है वो वीक होती है, और ये यंग्स वगैरह में होती है। इन सब चीज़ों से ये होता है कि काइफोसिस हो जाता है। एक और जो कंडीशन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है स्विमर बैक। स्विमर बैक वो कंडीशन होती है जिसमें जो स्विमर्स होते हैं वो अपनी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट और अपनी एक प्रॉपर जो हाउस पोजीशन उन्होंने बनाई होती है स्विमिंग के दौरान, उसकी वजह से उनकी ना बॉडी के अंदर मस्कुलर इम्बैलेंस हो जाता है, और इस वजह से उनकी क्या होता है कि हाइपरटेंशन मिल जाती है लोअर बैक, और अपर बैक जो सी है वो फॉरवर्ड बेंडिंग की वजह से ना वो कर्व बनना होता है काइफोसिस। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि 3-4 पोज़ीशंस होती हैं, और वो जो पोज़ीशन है उसमें क्या होता है, उन्हें स्विमिंग करनी होती है, बस ये इस तरह। अब उसमें से जो एक पोज़ीशन होती है ना, जो हम लोगों ने फिर ऊपर भी पढ़ी थी, उसमें होता ये है कि उसमें ना आपके ना जो लंबर रीजन है ना वो हाइपरटेंशन में गया हुआ होता है। अब जब लंबर रीजन आपका बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन में होगा, मतलब कि वो कर्व्ड बहुत ज़्यादा ऐसे बनाया हुआ होता है उन्होंने, और आगे वाली जो बॉडी है वो ज़्यादा फॉरवर्ड होगी, ठीक है? और उस वजह से क्या होता है कि मसल इम्बैलेंस होती है, क्योंकि जब आप एक ही पोज़ीशन में रहें तो आपकी मसल्स इम्बैलेंसिंग स्टार्ट होने लग जाती है। इस वजह से उन्हें जो है वो पेन होता है, उसको हम बोलते हैं स्विमर बैक। उसकी वजह से भी काइफोसिस आ सकता है, बिकॉज़ इट इज़ फ्रीक्वेंटली सीन इन द एडोलेसेंस, मतलब कि यंग्स में होता है, ठीक है? जो कि बिल्कुल हेवीली अपने आप को ट्रेन कर रहे होते हैं। बट हाँ, बटरफ्लाई स्ट्रोक के लिए, ये बटरफ्लाई स्ट्रोक हमारे पास एक प्रॉपर पोज़ीशन होती है जिसमें उन्होंने स्विमिंग करनी होती है, और उसमें उनकी लंबर बहुत हाइपरटेंशन इस तरह जाती है, जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं। अब इन सब की ट्रीटमेंट यही है कि हमने फिज़ियोथेरेपी थोड़ा-सा आ जाता है माइल्ड केसेस में, ठीक है? अगर स्विमर्स की बात की जाए तो इसमें हम लोग मसल इम्बैलेंस है तो मसल्स इम्बैलेंस को ठीक किया जाता है। उसके अलावा रेस्ट उन्हें दिया जाता है, ठीक है? और पोस्चर जो है वो ट्रेनिंग उनको थोड़ी बहुत करवाई जाती है, और उनको जो कि हैवी ट्रेनिंग है उनको ज़रा उसकी पीरियड को रिड्यूस किया जाता है। अब सेकंड चीज़ जो अगर हमारे पास वैसे अगर हम बात करें कि मसल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है, तो उसमें तो फिज़ियोथेरेपी और ये चीज़ें काम कर लेंगी। लेकिन अगर कोई बाय बर्थ प्रेज़ेंट है, कोई कॉन्जेनिटल कंडीशन प्रेज़ेंट है, तो उसमें तो सर्जरी ही काम करेगी। अच्छा, उसके अलावा कुछ हमारे पास ब्रेसिंग की जाती है, और वैसे सर्जिकल करेक्शन ही हमारे पास मेनली जो से सिवियर केसेस में इस्तेमाल होती है। उसके अलावा ये जो काइफोसिस वाली कंडीशन है ना, ये ऐज के साथ-साथ जेंडर के लिहाज़ से भी दोनों को चीज़ों को अफ़ेक्ट करती हैं। यानी ऐज के साथ-साथ आपकी वर्टिब्रा वीक होती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी उसकी वर्टिब्रा में भी चेंजेस आती हैं, इंटरवर्टिब्रल में भी चेंजेस आते हैं, उस वजह से वीकनिंग की तरफ जाती हैं, और फिर आपके जो फैसेट जॉइंट हैं वो आपस में एक-दूसरे को कोलाइड करते हैं। आपने उस मूवमेंट को रोकने के लिए आप फॉरवर्ड मूवमेंट रखते हैं, और फिर इस वजह से जो है फॉरवर्ड मूवमेंट जब आपकी होगी तो आप एक ही पोज़ीशन में फिक्स कर लेंगे, और दैट्स इट कि आपकी वही वाली काइफोसिस वाली पोज़ीशन आपकी एक बन जाएगी।
जब वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर्स हमारे पास जो होते हैं मीन ऊपर से ये वर्टिब्रा है तो ऊपर से कंप्रेस वाला कोई फ़ोर्स लगी है जिस वज़ह से फ्रैक्चर हुआ है और इस वज़ह से आपकी जो सी वर्टिब्रा की जो पोज़ीशनिंग है वो चेंज हो गई है। मसल वीकनेस की वज़ह से भी होता है और उसके अलावा अल्टर बायोमैकेनिक्स का मतलब ये है कि आपने एक प्रॉपर बॉडी के बायोमैकेनिक्स को ज़हन में रखते हुए काम नहीं किया। आपने एक ख़ास पोज़ीशन को मेंटेन रखा है और जो आपको नहीं रखनी चाहिए थी, इस वज़ह से आपकी क्या बायोमैकेनिक्स आपकी अल्टर थी और आपकी इस वज़ह से मसल इम्बैलेंस हुआ और आपकी कंडीशन आ गई है, जैसे कि स्विमर्स बैक में भी हमने देखी है। जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है स्कोलियोसिस, ठीक है? और ये पूरा पैराग्राफ स्कोलियोसिस से रिलेटेड है। स्कोलियोसिस में क्या होता है कि आपके पास आपके ना जो स्पाइन है उसमें आप अगर बैक व्यू से देखो, ये ज़्यादा ये पीछे व्यू में आपको नज़र आता है कि इसमें आपके पास या एस शेप बन रही होती है या आपके पास सी शेप बन रही होती है स्पाइन की, ठीक है? ये एक्स-रे के ज़रिए से देखा जाता है। लॉर्डोसिस आपको पता था ये जो लंबा का कर्व है ये इंक्रीज़ होता है। थोरैसिक में क्या था, ऊपर थोरैसिक का कर्व इंक्रीज़ होता है जो कि साइड व्यू से आता है। लेकिन ये आपको बिल्कुल पीछे से देखना पड़ता है और एक्स-रे भी इसी तरह खड़े करवा के किया जाता है और फिर बेंड करवा के किया जाता है, वो फिर मैं आगे बताती हूँ। अब लेटरल जो डेविएशन है, यहाँ पे ये जो डेविएशन है स्पाइनल कर्व जो कि लेटरल साइड पे डेविएट हुआ हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं स्कोलियोसिस, ठीक है? अब स्कोलियोसिस में हमारे पास 2 किस्म की शेप्स आती हैं, एक सी शेप होती है और एक एस शेप हमारे पास इन्वॉल्व होती है। अब वो डिपेंड करता है वो थोरैसिक स्पाइन को इन्वॉल्व उसने किया हुआ है, लंबर को इन्वॉल्व किया हुआ है या दोनों को इन्वॉल्व किया हुआ है। और इसकी जो कंडीशन है वो माइल्ड से सीवियर भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है। और हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं इसमें, जिसमें एक वर्टिब्रा रोटेट हो जाती है, दूसरे में नहीं होती, दूसरे में वर्टिब्रा के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ़ स्पाइन की शेप के ऊपर पड़ता है। तो वो मैं इस बुक से नहीं, मैं आपको अपने पीडीएफ जो वर्ड बनी हुई है डॉक्यूमेंट वहाँ से बताऊँगी। स्ट्रक्चर स्कोलियोसिस में क्या होता है कि हमारे पास इसमें जो स्पाइनल कर्व होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है, ठीक है? अब फिक्स स्पाइनल कर्व का मतलब ये होता है कि इसमें हम जब एक्स-रे लेते हैं ना पेशेंट का तो उसमें हम क्या करते हैं उसको जब स्टैंडिंग में भी एक एक्स-रे ले लेते हैं और उसको ना बेंडिंग करवा लेते हैं। तो बेंड करवा के जब हम देखते हैं एक्स-रे में और एक्स-रे में हमें ये शो होता है कि उसमें जो उसकी स्पाइन है वो अपनी जगह पे फिक्स है, मीन उसकी शेप चेंज नहीं हो रही, बिल्कुल वो उसी तरह है। जो कर्व बना हुआ है, फिक्स जो कर्व बना हुआ है वो उसी तरह है। तो तब हम वो डायग्नोसिस करते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस है, ठीक है? तो एक्स-रे के ज़रिए से इसका डायग्नोसिस किया जाता है कि ये स्ट्रक्चर है या फिर नॉन स्ट्रक्चर्स है। अब उसके अलावा इसमें क्या होता है कि इसमें वर्टिब्रा जो-सी है वो रोटेटेड हुई हुई होती है और जो कर्व होता है बिल्कुल रिजिड होता है। अब इसकी आगे आ जाती है कॉज़ और कॉज़ में अगर हम बात करें तो कॉज़ कैन बी द कॉन्जेनिटल। कॉन्जेनिटल का मतलब ये आ जाता है कि बर्थ बर्थ एब्नॉर्मलिटीज़ हैं, बाय बर्थ ये चीज़ प्रेज़ेंट है। कोई भी न्यूरोमस्कुलर कंडीशन होगी, इडियोपैथिक कोई भी अननोन ओरिजिन फैक्टर्स आ जाएगा, मार्फन सिंड्रोम, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस। अगर आप लोगों को इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए, सारी कंडीशंस कौन-कौन सी इसके साथ रिलेटेड होती है तो मुझे बता देना। वैसे टॉपिक में इतना नहीं है इसलिए मैं इतना डीपली नहीं जा रही। उसके बाद आगे जाते हैं सिम्पटम्स में बात की जाए तो हमारे पास विजिबल स्पाइनल डिफॉर्मिटी आपको प्रॉपर्ली शो हो रही होती है एक्स-रे में। बैक पेन उस पेशेंट को होता है, ठीक है? और अगर हमारे पास देखा जाए तो कई बार उसके लंग्स फंक्शन भी इम्पेयर होता है अगर इसने थोरैसिक को इन्वॉल्व किया हुआ है, ठीक है? क्योंकि हम लोग ने ये पढ़ा है अभी पीछे कि इसका एस और सी कर्व्स बनते हैं, डिपेंड करता है कि दोनों कर्व्स को इन्वॉल्व किया या एक को। अच्छा, अब ट्रीटमेंट आ जाती है। अब इसकी जो ट्रीटमेंट है वो ये है कि हम मेडिकल इंटरवेंशन इसमें इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि ब्रेसिंग हो गई, फिज़िकल थेरेपी इन्वॉल्व हो जाती है और सर्जरी वैसे ज़्यादातर इसमें होती है क्योंकि बिल्कुल फिक्स है और ये कॉन्जेनिटल है, तो इसमें सर्जरी जो-सी इन्वॉल्व होती है और उसके बाद फिर फिज़िकल थेरेपी आती है। अब आगे आ जाता है नॉन स्ट्रक्चर स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस में क्या होता है कि हमारे पास ये इसको फंक्शनल स्कोलियोसिस भी कहते हैं। फंक्शनल वो चीज़ होती है जो चलो हम उस सेंस में लेते हैं कि जो चीज़ मूव कर सकती है, हिल सकती है, ठीक है? तो नॉन स्ट्रक्चर स्कोलियोसिस को फंक्शनल स्कोलियोसिस इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, ये अपनी जगह से हिल सकता है, बिल्कुल वहाँ पे स्टिफ नहीं है, बिल्कुल वहाँ पे अपनी पोज़ीशन में बाइंड नहीं हुआ हुआ। अब इसका एक्स-रे जब मैं दिखाऊँगी तो उसमें आपको प्रॉपर्ली जो-सा है वो ये दिखेगा कि इसमें हमारे पास जो स्पाइन है वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है जब हम लेटरल बेंडिंग करवाते हैं। अब इसकी जो कॉज़ है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, मसल स्पैज़म हो सकता है, लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी आ जाता है, इसको डिफरेंस इन द लेग लेंथ भी बोलते हैं। अब ये इसका थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि ये कैसे होता है। अगर आपने ऑर्थोपेडिक वार्ड्स वगैरह उनमें गए हों तो आपको पता चले कि कई बार ऐसे ना इंजरीज़ हो जाती हैं, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं और उसमें क्या होता है ज़्यादातर फीमर का जो फ्रैक्चर्स होता है उसमें क्या होता है कि उन्हें ना स्किन ट्रैक्शन लगाई जाती है या आप ऑर्थो में आगे बढ़ेंगे, स्किन ट्रैक्शन उसको लगाई जाती है
और उस स्किन ट्रैक्शन का काम क्या होता है कि हमारे पास जो लेग है ना उसको शॉर्टनिंग से रोकता है। तो फीमर का जो फ्रैक्चर होता है उसमें लेग ज़्यादातर ये चांसेस होते हैं कि आपकी लेग शॉर्टनिंग में जाए, तो इसलिए उसको ट्रैक्शन दी जाती है जिसको हम बोलते हैं स्किन ट्रैक्शन, ताकि जो लेग है वो लेंथन ही रहे। लेकिन अगर अगर ऐसा ना किया जाए, उसकी जो टांग है वो छोटी ही रह जाए, ठीक है, तो फिर हमारे पास स्coliosis आ सकती है। अब उसमें क्या किया जाता है, उसमें उसको बूट्स वगैरह कोई मॉडिफाइड करके बना दिए जाते हैं ताकि उसकी जो स्coliosis की चीज़ है वो चीज़ ना क्रिएट हो, क्योंकि स्पाइन अगर स्coliosis में रहेगी तो वो वहीं पे स्टिफ हो जाएगी और फिर वो एक किस्म का वही स्ट्रक्चर उसका बन जाएगा और वो नॉन स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर स्coliosis बन जाएगा। अच्छा, इन्फ्लामेटरी कंडीशंस आ जाती हैं। नॉन स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर स्coliosis बनने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही कॉज भी वही चली जाएगी। उसका मतलब ये है कि वर्टिब्रा हमने पढ़ा था, जब स्पाइन को एक ही हाथ पोजीशन में अगर आप फिक्स करो तो उसके जो वर्टिब्रा है वो आपस में वही पोजीशन जो है ज़्यूम कर लेते हैं। तो उस तरह की जो है मैं कह रही हूँ कि वो नॉन स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद इन्फ्लेमेटरी कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है? आपकी इन्फ्लेमेशन कुछ हो गई है, कोई इस वजह से भी हो सकता है। अब स्पाइन जो है वो खुद नॉर्मल होता है, सिर्फ़ इन चीज़ों की वजह से, मसल स्पैज़म की वजह से, इम्बैलेंसिंग की वजह से उसका ये काम हो जाता है स्coliosis वाला। अच्छा, हमारे पास प्यूबर इसके इतने सिम्पटम्स नहीं होते हैं और जो कर्व है वो डिसअपीयर हो जाता है अगर आप इस कॉज़ को ट्रीट करो, ठीक है? और जैसे कि और इसमें एक और भी चीज़ आ जाती है, और कुछ लोग होते हैं ना, उन्हें आपकी बुक में लिखा हुआ है, मैं वहीं से बताऊँगी। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास फीवर सिम्पटम्स हैं और कब है वो डिसअपीयर हो सकता है, और व्हेन द पर्सन जो है वो साइड बेंड करता है साइड वे, ये वही चीज़ लिखी हुई है कि व्हेन द पर्सन बेंड द साइड वे, ये वही चीज़ लिखी हुई है कि साइड वे व्हेन द पर्सन बेंड साइड वे, वही चीज़ लिखी है जो हमने एक्सरे के बारे में बात की थी। अब इसमें ट्रीटमेंट फिजिकल थेरेपी इसमें इन्वॉल्व होता है। मसल स्पैज़म में मसल्स इम्बैलेंसिंग हुई हुई है, उसको ट्रीट करेगा। एक तरह स्ट्रेंथनिंग करवानी, एक तरह स्ट्रेचिंग करवानी है, उसके ज़रिए से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ये इतना नहीं है अगर मसल स्पैज़म की वजह से। अगर अगर लेग का कोई मसला है कि लेग की जो लेंथ है वो चेंज हुई हुई है। अब बुक में इसका जो नाम इस्तेमाल हुआ है वो है लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी, ठीक है? इसको हम कहते हैं कि आपकी एक टांग जो सी है वो छोटी है। अब इसमें शू कुछ ऐसे इंसर्ट किए जाते हैं ताकि इस डिस्क्रिपेंसीज़ को ठीक किया जाए। अच्छा, तब हम बुक की तरफ वापस आते हैं। बुक में भी वही चीज़ें जो भी हमने पीडीएफ डॉक्यूमेंट में देखी कि स्ट्रक्चर, नॉन स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबिलिटी और ये चीज़ें सारी हमने देखी। उसके अलावा हमने कॉज़ वगैरह देखी, इसमें डिस्क्रिपेंसी का नाम लिया गया, उसमें दूसरा नाम शॉर्टनिंग वगैरह का था, या जो भी था। अच्छा, इडियोपैथिक यहाँ पे एक चीज़ बताई थी जो मैंने बतानी थी बीच में, कि जो हमारे पास कुछ स्coliosis होते हैं जो इडियोपैथिक है, जिसमें हमें नॉन कॉज़ उसकी नहीं पता, ठीक है? और हमें नहीं पता ये खुद ब खुद हो जाते हैं। और एक और चीज़ जो-सी मैंने बतानी थी वो ये थी कि कुछ स्मॉल डेविएशन आपके ना कर्व में आ जाती है, और वो इस वज़ह से आती है क्योंकि आपकी नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं। जैसे आप क्रॉस बॉडी बैग लेने की बजाय आप जो है वो एक ही साइड पे हैवी पर्स जो है वो लेके जा रहे हो। जैसे हमारे पास कॉलेज बॉयज़ होते थे, ऐसे गर्ल्स भी होती थी जो एक ही साइड पे हैंग उन्हें किया होता था बैग। तो उससे ना आपका एक ही जगह पे फ़ोर्स पढ़ के तो वो आपका स्मॉल सी डेविएशन आ जाती है। और यहाँ पे आपने बुक्स वगैरह कैरी करने की हैबिट्स, जो एक साइड पे बुक्स और दूसरी साइड पे बैग लेना, तो ये एक जगह पे जब आपका वेट पड़ता है तो आपके स्पाइन में डेविएशन आ जाती है। ये इतना नहीं होता, आप इसको ठीक कर सकते हो। इसमें ठीक में यही होता है कि आप दूसरी तरफ जो दूसरी बाजू है वहाँ पे आप बैग लेना शुरू कर दो। तो उससे जो-सी स्पाइन है वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। ये इतना नहीं लिया जाता। मीन्स में ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, इसमें सिर्फ़ आपको आपको अपनी मॉडिफ़िकेशंस, आपको अपनी लाइफ़स्टाइल की मॉडिफ़िकेशन करनी होती है। लाइफ़स्टाइल और हैबिट्स की भी थोड़ी बहुत। अच्छा, अफेक्टिंग द अप्रॉक्सिमेटली 4% ऑफ द पॉपुलेशन इट इज़, और ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन्स होती हैं। कॉमन तो कोई रीज़न नहीं पता कि फीमेल ज़्यादा कॉमन क्यों होती है। उसके अलावा सिम्पटम्स में उन्होंने पढ़े थे कि क्या-क्या इसमें आ जाते हैं, और हमने ट्रीटमेंट भी पढ़ी थी कि कौन-कौन सी ट्रीटमेंट है, और यहाँ पे भी ये तकरीबन वही चीज़ है यहाँ पे, और कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ एक्स्ट्रा। अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मूवमेंट्स ऑफ द स्पाइन। मूवमेंट ऑफ द स्पाइन हमारे पास, हमें पता है 3 प्लेन्स में मूवमेंट्स इसकी होती है, सर्कमडक्शन भी होती है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लेटरल फ्लेक्शन एंड द रोटेशन थोड़ी बहुत अलाउ ये करता है। सर्वाइकल रीजन में भी होती है, लंबर में होती है, थोरैसिक में इतनी नहीं होती, थोरैसिक में मूवमेंट्स कम होती हैं, हमने पहले भी देखा था। उसके अलावा यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हमारे पास अगर हम देखें तो जो स्पाइन की मूवमेंट्स उसमें मोशन सेगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? और इसमें क्या, बिकॉज़ द मोशन अलाउ between the any two adjacent vertebrae is small. However, the spinal movements always involve a number of the motion segments. वो इस वाली लाइन में बस सिंपली ये बात की जा रही है कि जो हमारे पास 2 adjacent vertebrae हैं, ठीक है, जिसको हमने मोशन सेगमेंट बोला था, वो मूवमेंट्स में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे
स्पाइन की मूवमेंट्स को कंडक्ट करने के लिए नंबर ऑफ द मोशन सेगमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं और वो स्पाइन की मूवमेंट्स को कंडक्ट करती हैं। अब हर जो सर्वाइकल रीजन है, थोरेसिक रीजन है, लंबर रीजन है, हर रीजन की अपनी मूवमेंट्स और अपनी रेंज है। क्यों? क्योंकि उन्हें इनकी जो एनाटॉमिकल पोजीशंस, एनाटॉमिकल जो उन्हें प्रॉपर शेप दी गई है, वो सबकी चेंज है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि सर्वाइकल में एंगल चेंज होता है, थोरेसिक में चेंज होता है, लंबर में चेंज होता था फर्स्ट जॉइंट का, जिसकी वजह से वो मूवमेंट्स भी डिफरेंट अलाउ करते थे। और यही वजह है जिसकी वजह से उनकी डिफरेंट प्लेन्स में डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं। फ्लेक्शन अलग होती है सर्वाइकल में, थोरेसिक में, लंबर्स में, इन सब में मूवमेंट्स अलग होती है, अलग किस्म की होती हैं, एंगल्स भी अलग होते हैं। तो इस पैराग्राफ में प्रॉपर जो है वो बताया गया है कि हमारे पास कौन कौन सी रीजन में कौन कौन सी कितनी कितनी डिग्री की मूवमेंट्स होती हैं। अब इस पैराग्राफ में जो भी बात की हूँ रेंजेस वगैरह बताएंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इतनी कोई इंपॉर्टेंट डिटेल भी नहीं है। तो इसमें अगर आपको कुछ पूछना हो तो बता देना। ये हिप फ्लेक्शन और ये इंटीरियर पेल्विक टिल्ट ये हम लोग पीछे कहानी में भी पढ़ कर आए हैं। इसके अलावा जो बायोमैकेनिक वन थी उसमें भी चीज़ पढ़ी हुई है। तो फिर भी अगर आप लोगों को डिटेल चाहिए उस बारे में तो मुझे बता देना, मैं शॉर्ट्स वीडियोस पे बना दूंगी दोनों टॉपिक पे, ये वाला फ्लेक्शन एक्सटेंशन हाइपरटेंशन एंड द लिटरल फ्लेक्शन एंड द रोटेशन, इन दोनों पे।